साल 2026 में कुछ आर्कियोलॉजिस्ट को अमेरिका के नेवाडा में एक रहस्यमयी पोर्टल मिला। ये पोर्टल सीधा मार्स के एक प्राचीन शहर में खुलता था। इस पोर्टल का नाम रखा गया आर्क। हालांकि मार्स का वो शहर और वहां बसने वाली सिविलाइजेशन अब पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। यूएसी नाम की एक कंपनी ने अपना एक रिसर्च सेंटर मार्स पर बनाया और उस शहर पर रिसर्च करनी शुरू की। पर 20 साल के रिसर्च के बाद भी ये पता नहीं चल पाया कि इस पोर्टल को क्यों बनाया गया था और इसे बनाने वाली सिविलाइजेशन खत्म कैसे हो गई। साल 2046 यूएसी के उस रिसर्च सेंटर के अंदर भयानक भगदड़ मची हुई थी। कोई बेहद खतरनाक चीज एक एक करके सारे साइंटिस्ट को मौत के घाट उतार रही थी। डॉक्टर कार्मैक भागते हुए सीधे कंट्रोल रूम में घुसा और दरवाजा लॉक कर लिया। घबराए हुए कार्मैक ने तुरंत हेडक्वार्टर को इमरजेंसी मैसेज भेजा कि रिसर्च सेंटर को पूरी तरह सील कर दें। इतने में ही वो चीज कंट्रोल रूम का दरवाजा तोड़कर अंदर आ गई और कार्मैक पर हमला कर दिया। डॉक्टर कार्मैक का इमरजेंसी मैसेज मिलते ही स्पेशल मिलिट्री फोर्स, जिसे RRTS कहा जाता था, तुरंत एक्टिव हो गई। ये टीम दुनिया के सबसे खतरनाक ऑपरेशंस को अंजाम देने के लिए जानी जाती थी। स्क्वाड का लीडर था सार्ज। उसने अपनी पूरी टीम को ऑपरेशन के लिए तैयार हो जाने को कहा, पर उसने अपने सबसे जाबाज सोल्जर जॉन को इस ऑपरेशन पर न आने की सलाह दी। दरअसल जॉन बचपन में अपनी बहन समांथा और अपने माँ बाप के साथ उसी रिसर्च सेंटर में रहा करता था, जहां उसके माँ बाप बतौर साइंटिस्ट काम करते थे। पर एक दिन काम के दौरान हुए एक्सीडेंट में जॉन के माँ बाप की मौत हो गई, जिसके बाद जॉन और समांथा को धरती पर वापस भेज दिया गया। पढ़ाई पूरी करने के बाद समांथा उसी रिसर्च सेंटर में बतौर साइंटिस्ट काम करने लगी, लेकिन उस हादसे ने जॉन के दिल में इतना गहरा जख्म कर दिया था कि उसने साइंस छोड़कर आर्मी में भर्ती होने का फैसला लिया। माँ बाप की मौत के बाद से वो कभी मार्स पर नहीं गया। सार्ज नहीं चाहता था कि मार्स पर जाने के बाद जॉन के ऊपर उसका बीता हुआ कल हावी हो, जिससे उनके मिलिट्री ऑपरेशन में गड़बड़ी मचे। पर जॉन ने सार्ज को भरोसा दिलाया कि वो अपने बीते हुए कल को खुद पर हावी होने नहीं देगा। सार्ज अपनी पूरी टीम के साथ नेवाडा में मौजूद यूएससी के अंडरग्राउंड लैब में पहुंचा। यही वो जगह थी जहां मंगल ग्रह तक जाने वाला आर्क पोर्टल मौजूद था। पलक झपकते ही वे आर्क के जरिए सीधा मंगल ग्रह के रिसर्च सेंटर पहुंच गए। वहां उनकी मुलाकात पिंकी नाम के कम्युनिकेशन ऑफिसर से हुई, जिसके शरीर का निचला हिस्सा पूरी तरह मशीनी था। पिंकी से बात होने के बाद टीम ने अपना ऑपरेशन शुरू किया। मैक को बाहर आर्क गेट पर पहरे के लिए छोड़ दिया गया, ताकि अगर कोई खतरा बाहर आए तो वो वहां उससे निपटने के लिए तैयार रहे। बाकी की टीम सार्ज के साथ रिसर्च सेंटर के अंदर चल दी। तभी वहां जॉन की बहन समांथा आ गई। वो वहां साइंस ऑफिसर थी और उस लैब से जरूरी डेटा वापस लाने का टास्क उसे मिला था। समांथा ने सार्ज को बताया कि डॉक्टर कार्मैक और उनकी टीम के 6 साइंटिस्ट अभी भी रिसर्च सेंटर के सील किए गए हिस्से में फंसे हुए हैं। सार्ज और उसकी टीम समांथा के साथ उस सील किए हुए हिस्से में घुसे। अंदर चारों तरफ घुप अंधेरा था। सार्ज ने सबको 2-2 टीमों में बांटा और पूरे हिस्से की तलाशी लेने के लिए भेज दिया। गोट और पोर्टमैन जेनेटिक्स रिसर्च लैब में पहुंचे। वहां उन्हें एक बहुत बड़ा कुएं जैसा चैम्बर दिखा, जिसकी अंदरूनी दीवारों में करंट दौड़ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वहां किसी खतरनाक जानवर को कैद करने के लिए उस चैम्बर को बनाया गया था। जॉन और समांथा एंथ्रोपोलॉजी लैब में पहुंचे, जहां समांथा सिस्टम से जरूरी डेटा इकट्ठा करने लगी। काम के दौरान समांथा ने जॉन को एक खास कंकाल दिखाया, जो उन्हें वहां खुदाई के दौरान मिला। उन्होंने उसका नाम लूसी रखा था। लूसी के साथ एक बच्चे का कंकाल भी था। समांथा ने जॉन को हैरान कर देने वाली बात बताई कि ये पूरी तरह से इंसान नहीं थे, बल्कि इंसानों जैसे ही एक उन्नत प्रजाति के थे। लूसी और उसका बच्चा इस मिशन की सबसे पहली और बड़ी खोज थे। समांथा ने जॉन को लूसी के क्रोमोसोम दिखाए। उसने समझाया कि जहां आम इंसानों में क्रोमोसोम के 23 जोड़े होते हैं, वहीं लूसी के शरीर में 24 जोड़े थे। क्रोमोसोम का ये एक एक्स्ट्रा जोड़ा उसे सुपर ह्यूमन बनाता था। इसकी वजह से उसकी शारीरिक और दिमागी ताकत आम इंसानों से कहीं ज्यादा थी। वो बीमारियों से लड़ने में माहिर थी और उसके बड़े से बड़े जख्म भी बहुत जल्दी भर जाते थे। लूसी के जैसे उन्हें और भी कंकाल मिले थे, जिसका सीधा सा मतलब था कि उनकी पूरी की पूरी सभ्यता ही इंसानों से कहीं ज्यादा बुद्धिमान और ताकतवर थी। लेकिन वो कुदरती रूप से ऐसे नहीं थे, क्योंकि उनसे पहले मिले कंकालों में इंसानों की तरह बस 23 जोड़े ही क्रोमोसोम थे, जिसका मतलब था कि उन्होंने अपने उन्नत विज्ञान के जरिए 24वां क्रोमोसोम तैयार किया और अपनी पूरी सभ्यता को पहले से ज्यादा ताकतवर और बुद्धिमान बनाया। जॉन ने पूछा, अगर वे इतने ही ज्यादा बुद्धिमान और शक्तिशाली थे तो उनकी पूरी सभ्यता खत्म कैसे हो गई?
समांथा ने कहा, शायद समय के साथ ये सभ्यता बेखत्म हो गई। इस पर जॉन ने लूसी की तरफ इशारा करते हुए कहा, अगर तुम इसे ध्यान से देखो तो ऐसा लगता है जैसे ये अपने बच्चे को किसी से बचाने की कोशिश कर रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई तो बड़ा हादसा हुआ होगा जिसने इन्हें पूरी तरह मिटा दिया। तभी जॉन के वायरलेस पर गूट की आवाज गूंजी, सब लोग तुरंत डॉक्टर कार्मैक के ऑफिस पहुंचो, यहां हमें कुछ मिला है। जब जॉन और समांथा वहां पहुंचे तो देखा कि डॉक्टर कार्मैक एक कोने में दुबके हुए थे। बाकी की टीम भी वहां पहले से मौजूद थी। डॉक्टर कार्मैक की हालत बहुत खराब थी। वो किसी जानवर की तरह जोर जोर से हाँफ रहे थे। समांथा हिम्मत करके आगे बढ़ी और डॉक्टर कार्मैक को शांत करने की कोशिश की, लेकिन तभी कार्मैक ने पागलों जैसी हरकत करते हुए अपना ही एक कान उखाड़ लिया। सबकी नजर उनकी गर्दन पर पड़ी, जहां किसी के बुरी तरह से काटने का निशान था। डॉक्टर कार्मैक की हालत देखकर सार्ज ने ड्यूक और समांथा को उन्हें इलाज के लिए मेडिकल सेक्शन में ले जाने को कहा और बाकी की टीम के साथ उसने फिर से बाकी के साइंटिस्ट की तलाश शुरू कर दी। कुछ देर बाद किड और पोर्टमैन साइंटिस्ट की तलाश करते हुए चेंजिंग रूम में पहुंचे। वहां का नजारा देख वे दंग रह गए। उनके सामने एक औरत बिना कपड़ों के उनकी तरफ पीठ किए खड़ी थी। किड ने जैसे उस औरत को आवाज दी, उसने बिजली की तेजी से मुड़कर उन पर हमला कर दिया। उसका बर्ताव किसी इंसान जैसा नहीं बल्कि एक खूंखार जानवर जैसा था। अचानक हुए इस हमले से घबराकर पोर्टमैन और किड ने उस पर अंधाधुंध गोलियां चला दी, जिससे उस औरत ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। जब वे लाश के करीब पहुंचे तो उन्होंने पाया कि औरत भी उन्हीं 6 साइंटिस्ट्स में से एक थी। दूसरी तरफ ड्यूक और समांथा डॉक्टर कार्मैक को लेकर मेडिकल सेक्शन में पहुंचे। मेडिकल सेक्शन में जाने का रास्ता एक नैनो वॉल से होकर जाता था। नैनो वॉल ऐसी दीवार थी जिसे एक्टिवेट करने पर वो नैनो पार्टिकल्स में बदल जाती और उसके आर पार जाया जा सकता था। पर अगर उसे फ्रिज कमांड दे दिया जाता तो वो किसी मेटल से भी ज्यादा सख्त हो जाती, जिसे पार कर जाना नामुमकिन था। कार्मैक की हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। उसकी हालत में रत्ती भर भी सुधार नहीं हो रहा था। उसकी जांच करते हुए समांथा ने जैसे उसका खून निकाला तो वो देखकर दंग रह गई। खून के अंदर अजीब से थक्के जमे हुए थे और वो देखने में किसी भी लिहाज से इंसानी खून नहीं लग रहा था। कार्मैक का शरीर अंदर ही अंदर किसी बदलाव से गुजर रहा था। कुछ देर बाद जब वो कार्मैक को देखने उसके पास गई तो वो अपने बेड से गायब था। दूसरी तरफ गोट और जॉन जेनेटिक्स लैब में पहुंचे। कुछ देर पहले जब गोट पोर्टमैन के साथ वहां से गुजरा था तो सब ठीक था, लेकिन अब वहां का नजारा खौफनाक हो चुका था। वहां मौजूद जानवरों के पिंजरे बुरी तरह से टूटे हुए थे और चारों तरफ मांस के लोथड़े बिखरे पड़े थे। तभी अंधेरे से किसी के गुर्राने की आवाज आई। उन्होंने मुड़कर देखा तो वहां एक साइंटिस्ट खड़ा था। वो किसी जंगली जानवर की तरह जिंदा चूहों को खा रहा था। जैसे उसकी नजर जॉन और गोट पर पड़ी, उसने उन पर हमला कर दिया। जॉन ने बिना देर किए उसे गोलियों से भूनकर वहीं ढेर कर दिया। तभी अचानक एक विशाल और भयानक क्रीचर उनके सामने कूदा। वो दिखने में किसी दानव जैसा लग रहा था। उसे देखकर जॉन और गोट की जान हलक में आ गई। इससे पहले कि वो उस क्रीचर को निशाना बना पाते, वह फुर्ती से अंधेरे में गायब हो गया। जॉन ने तुरंत सार्ज को इस खतरे की खबर दी। अब यह साफ हो चुका था कि यह वही क्रीचर था जिसने यहां मौजूद हर किसी को मौत के घाट उतारा था। वो क्रीचर भागकर फैसिलिटी के नीचे बने टनल में उतर गया। RRTS की पूरी टीम भी उस खूंखार क्रीचर को ढूंढने के लिए सीवर के टनल में उतर आई। चारों तरफ घुप अंधेरा था। वो अलग अलग टीम बनाकर उस हैवान को तलाशने लगे। टनल में एक जगह गोट को अंधेरे में 2 आंखें चमकती दिखीं। उसे लगा कि ये कोई साइंटिस्ट है, पर अगले ही पल उसके सामने एक दूसरा क्रीचर आ गया। उसने गोट की गर्दन अपने जबड़े में दबोच ली। गोट की दर्दनाक चीख से पूरा टनल गूंज उठा। उस क्रीचर ने अपनी जीभ गोट की गर्दन में धंसाकर छोड़ दी। वो जीभ कुछ पलों तक गोट की गर्दन से चिपकी रही और फिर पानी में जा गिरी। तब तक जॉन भी वहां पहुंच गया। उसने देखा कि गोट आखिरी सांसें ले रहा था। तभी अंधेरे में जॉन को उस क्रीचर की भारी सांसें और खौफनाक गुर्राहट सुनाई दी। वो अपनी गन थामे टनल में दबे पांव आगे बढ़ा। अचानक वो हैवान अंधेरे से निकलकर जॉन पर झपटा, लेकिन जॉन पहले से मुस्तैद था। उसने पलक झपकते ही अपनी गन से उस पर दनादन गोलियां दाग दी, जिससे वो क्रीचर वहीं ढेर हो गया। सार्ज और जॉन घायल गोट को उठाकर तुरंत मेडिकल सेक्शन की तरफ भागे। वहां पहुंचते ही सार्ज ने मौजूद सभी लोगों को रिसर्च सेंटर खाली करने और फौरन पृथ्वी के लिए रवाना होने का ऑर्डर दे दिया। मेडिकल सेक्शन में जॉन ने समांथा के साथ मिलकर गोट को बचाने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन घाव इतने गहरे थे कि लाख कोशिशों के बाद भी गोट की सांसें थम गईं। पूरी टीम में सन्नाटा छा गया। तभी सार्ज की नजर डॉक्टर कार्मैक के खाली बिस्तर पर पड़ी। उसने समांथा से उनके बारे में पूछा,
जिस पर समांथा ने बस इतना कहा कि डॉक्टर रहस्यमयी तरीके से गायब हो चुके हैं। यह सुनकर सार्ज का गुस्सा फूट पड़ा। उसने झल्लाते हुए पूछा, डॉक्टर जरा तुम मुझे बताओगे कि आखिर यहाँ क्या चल रहा है? फिर उसने समांथा को उस क्रीचर की लाश दिखाई जिसे जॉन ने मारा था। उसे देखते ही समांथा की चीख निकल गई। उसने घबराते हुए कहा कि उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। सार्ज ने पूछा कि क्या मंगल पर रिसर्च और खुदाई के दौरान कोई चीज बाहर से रिसर्च सेंटर के अंदर तो नहीं आई? इस पर समांथा ने बताया कि यह पूरा ग्रह वीरान है, यहाँ कोई क्रीचर नहीं है। तभी जॉन ने सबको बताया कि जिस क्रीचर पर उसने जेनेटिक्स लैब में गोली चलाई थी वो ये नहीं था। इसका मतलब था कि वहां ऐसे एक से ज्यादा क्रीचर मौजूद थे। सार्ज ने पूछा, क्या यहाँ कोई ऐसा रास्ता है जिससे ये क्रीचर बाहर से इस रिसर्च सेंटर में दाखिल हो? समांथा ने बताया कि ऐसे 2 दरवाजे हैं। पहला दरवाजा लैब के उत्तर में और दूसरा खुदाई वाली साइड पर। सार्ज ने तुरंत पोर्टमैन, डिस्ट्रॉयर और किड को उत्तर वाले दरवाजे की तरफ जाने का ऑर्डर दिया। खुदाई वाली साइड की तरफ जाने का जिम्मा जॉन और सार्ज ने लिया। मैक, जो अभी पिंकी के पास आर्क पोर्टल के दरवाजे पर निगरानी कर रहा था, उसे सार्ज ने तुरंत आकर उन्हें ज्वाइन करने के लिए बोला। जाने से पहले मैक ने पिंकी को गन और कुछ हैंड ग्रेनेड्स देकर आर्क के दरवाजे की निगरानी करते रहने के लिए कहा। सार्ज ने सबको चेतावनी देते हुए कहा, ये जो कुछ भी है, आर्क के जरिए किसी भी कीमत पर धरती तक नहीं पहुंचना चाहिए, वरना भयंकर तबाही मच जाएगी। इसके बाद ड्यूक को समांथा की हिफाजत के लिए वहीं छोड़कर बाकी सभी लोग उन क्रीचर्स को ढूंढने के लिए निकल गए। कुछ देर बाद समांथा उस क्रीचर की चीर फाड़ कर रही थी। तभी उसका मेडिकल टूल टूट गया। उसने ड्यूक को नया टूल लाने के लिए प्रोसीजर रूम में भेजा, लेकिन जब काफी देर के बाद भी ड्यूक नहीं लौटा तो समांथा को घबराहट होने लगी। वो नैनो वॉल के पार जाकर ड्यूक को ढूंढने प्रोसीजर रूम की तरफ बढ़ने लगी। रास्ते में उसे ड्यूक मिल गया जो टूल लेकर आ रहा था। उसे सही सलामत देखकर समांथा ने राहत की सांस ली। दोनों वापस लौटने लगे, लेकिन जैसे ही समांथा नैनो वॉल के पार पहुंची, उसने ड्यूक के ठीक पीछे उस खौफनाक क्रीचर को देखा। डर के मारे उसकी चीख निकल गई। इससे पहले कि ड्यूक कुछ समझ पाता, क्रीचर ने ड्यूक पर हमला कर दिया, लेकिन ड्यूक ने फुर्ती से खुद को संभाला और उस पर दनादन गोलियां दागते हुए पीछे हटने लगा। गोलियां चलाते हुए ड्यूक जैसे ही नैनो वॉल से दूसरी तरफ सुरक्षित पहुंचा, उस क्रीचर ने सीधा समांथा पर छलांग लगा दी, लेकिन समांथा ने ऐन मौके पर नैनो वॉल को फ्रीज कर दिया, जिससे वो क्रीचर दीवार के बीचों बीच फंस कर रह गया। फंसने के बावजूद क्रीचर ने अपना आखिरी दांव चला और अपनी लंबी नुकीली जीभ दोनों की तरफ फेंकी। खुशकिस्मती से उसकी जीभ समांथा और ड्यूक को छू नहीं पाई। दूसरी तरफ मैक, सार्ज और जॉन उस जगह पहुंचे जहां आर्कियोलॉजी की खुदाई चल रही थी। मैक वहां पहरा देने लगा, जबकि जॉन और सार्ज आगे बढ़कर खोजबीन करने लगे। वहां भी सारे दरवाजे बंद थे। तभी सार्ज की नजर जमीन पर पड़ी जहां 2 साइंटिस्ट की लाशें पड़ी थीं। उसी वक्त उनके वायरलेस पर डिस्ट्रॉयर की आवाज गूंजी। उसने बताया कि वे नॉर्थ गेट पर पहुंच गए हैं। वो जगह पूरी तरह सुरक्षित है। मशीनों का डेटा बता रहा था कि पिछले 26 घंटों से उस दरवाजे से ना कोई अंदर आया है और ना ही बाहर गया है। अचानक मैक पर एक क्रीचर ने हमला कर दिया और उसकी गर्दन एक ही झटके में उड़ा दी। जब तक सार्ज और जॉन भागकर उसके पास पहुंचे, मैक की लाश जमीन पर पड़ी थी। तभी सार्ज की नजर जमीन पर पड़े खून के ताजे निशान पर गई, जो सीधे लैब कॉम्प्लेक्स के दरवाजे के अंदर जा रहे थे। यानी वो खूंखार दरिंदा लैब में घुस चुका था। सार्ज और जॉन बिना वक्त गवाए अपनी बंदूकें ताने सीधा लैब की तरफ दौड़ पड़े। लैब के अंदर जाने के बाद सार्ज ने टीम के बाकी सोल्जर को वहां बुला लिया। सार्ज ने किड और जॉन को कॉरिडोर में उस क्रीचर की तलाश में भेज दिया। साथ ही उसने डिस्ट्रॉयर और पोर्टमैन को दरवाजा सील करके वहीं कड़ा पहरा देने का ऑर्डर दिया, ताकि वो क्रीचर लैब से बाहर ना निकल सके। तभी सार्ज को इस फैसिलिटी में मौजूद उस आर्मरी का ख्याल आया जिसके अंदर वो क्रीचर की तलाश के दौरान गया था। वहां पर उसने एक खतरनाक बायो वेपन देखा था। वो उस बायो वेपन को लेने तुरंत आर्मरी के लिए निकल पड़ा। इधर मेडिकल सेक्शन में समांथा मरे हुए क्रीचर की चीरफाड़ कर रही थी। उसके भीतर के सारे अंग बिल्कुल इंसानों जैसे थे। तभी उसने देखा कि उस क्रीचर का अपेंडिक्स निकाला जा चुका है, जबकि आमतौर पर इंसानों में ही ऐसे अपेंडिक्स निकाले जाते हैं। ये देखते ही समांथा समझ गई कि ये एक इंसान ही है जो किसी तरह क्रीचर में बदल गया। तभी दूसरे केबिन में रखी गोट की लाश अचानक जिंदा हो उठी, लेकिन गोट के अंदर अभी भी थोड़ा होश बाकी था। उसने क्रॉस का निशान बनाते हुए भगवान को याद किया और फिर अपना सिर केबिन के मजबूत शीशे पर जोर जोर से पटक कर खुद की जान ले ली। उसे समझ आ गया था कि वो भी हैवान बनने की कगार पर है। यह देखकर समांथा समझ गई कि वे क्रीचर कोई और नहीं बल्कि लैब के ही लोग थे जो म्यूटेट होकर हैवान बन रहे थे।
इधर पैरे पर मुस्तैद पोर्टमैन को वॉशरूम जाने की जरूरत महसूस हुई। उसने डिस्ट्रॉयर को चौकन्ना रहने के लिए कहा और फिर वॉशरूम चला गया। पोर्टमैन के जाने के बाद डिस्ट्रॉयर को किसी की आहट महसूस हुई। वो जांचने के लिए आगे बढ़ा, तभी उसके सामने वही पहला क्रीचर आ गया जिसने सारे साइंटिस्ट को अपना शिकार बनाया था। उसने डिस्ट्रॉयर को उठाकर दीवार पर दे मारा और उसे उसी कुएं जैसे चैम्बर में फेंक दिया जिसकी दीवारों पर बिजली दौड़ रही थी। अगले ही पल वो क्रीचर भी चैम्बर में कूद पड़ा। डिस्ट्रॉयर ने हिम्मत नहीं हारी और उस पर पलटवार किया, लेकिन उस हैवान की ताकत के आगे वह ज्यादा देर तक नहीं टिक सका और उसने दम तोड़ दिया। इधर पोर्टमैन जैसे ही वॉशरूम से बाहर निकला, छत फाड़कर क्रीचर ने उसका गला दबोच लिया और उसे किसी कपड़े की तरह दीवार पर जोर जोर से पटकने लगा। तभी सार्ज, जॉन और किड वहां पहुंचे और उस हैवान पर अंधाधुंध गोलियां बरसाने लगे। हालात बेकाबू देखकर सार्ज ने उस भयानक बायो वेपन का इस्तेमाल किया जो वो आर्मरी से लेकर आया था। उसके एक ही वार ने छत का बड़ा हिस्सा उड़ा दिया और उस क्रीचर का नामो निशान मिट गया। पोर्टमैन जमीन पर आ गिरा। किड ने जब जाकर उसकी सांसें चक्की तो वो मर चुका था। सार्ज और उसकी टीम डिस्ट्रॉयर और पोर्टमैन की लाशें लेकर मेडिकल सेक्शन में पहुंची। वहां पर ड्यूक ने सार्ज को बताया कि गोट वापस जिंदा होकर हैवान में बदल रहा था, लेकिन इससे पहले उसने ही अपनी जान ले ली। यह सुनकर सार्ज हैरान रह गया। उसने फिर अपनी टीम को बताया कि 6 में से 4 साइंटिस्ट की लाशें मिल चुकी हैं, बस डॉक्टर कार्मैक और विलिट्स को ढूंढना बाकी है। लेकिन तभी समांथा ने नैनोवॉल में फंसे क्रीचर की तरफ इशारा करते हुए कहा कि यह क्रीचर ही डॉक्टर कार्मैक है। उसने सार्ज को उस क्रीचर का उखड़ा हुआ कान दिखाया। डॉक्टर कार्मैक ने भी अपना वही कान उखाड़ा था। इसका मतलब था कि डॉक्टर कार्मैक ही म्यूटेट होकर क्रीचर में बदल चुका था। जिस क्रीचर को जॉन ने मारा था उसे दिखाते हुए समांथा ने बताया कि डॉक्टर विलिट्स हैं, क्योंकि जिस टनल में वो मौजूद था वहीं सार्ज को डॉक्टर विलिट्स का कोट मिला था। समांथा ने समझाया कि लोगों के इस तरह क्रीचर में तब्दील होने की वजह यहाँ का वातावरण हो सकता है और उसे पक्का यकीन था कि इनका इलाज करके इन्हें वापस ठीक किया जा सकता है। पर सार्ज अभी कोई भी खतरा मोल नहीं लेना चाहता था। उसने अपनी गन निकाली और क्रीचर बन चुके डॉक्टर कार्मैक को वहीं गोली मार दी। फिर उसने किड और ड्यूक को फौरन खुदाई वाली जगह भेजा ताकि वो चेक कर सके कि वहां पड़े साइंटिस्ट सच में मरे हैं या नहीं, कहीं वे भी क्रीचर बनकर कोई नई मुसीबत न खड़ी कर दें। सार्ज ने समांथा पर भड़कते हुए कहा, मैंने अपने 4 जवान खो दिए हैं। सच सच बताओ डॉक्टर, तुम लोग यहाँ किस तरह का एक्सपेरिमेंट कर रहे थे? समांथा ने घबराते हुए कहा कि वो तो सिर्फ हड्डियों और अवशेषों पर रिसर्च कर रहे थे। इस पर जॉन ने पूछा, फिर उन्हें किस तरह का डेटा लाने के लिए भेजा गया था? समांथा को खुद इस बारे में कुछ नहीं पता था। सच्चाई जानने के लिए उसने वो डेटा ड्राइव वापस सिस्टम में लगाया। ऐसा करते स्क्रीन पर उस खौफनाक एक्सपेरिमेंट्स की फुटेज चलने लगी। फुटेज में एक पेशेंट पर एक्सपेरिमेंट होता दिख रहा था। वो कोई आम पेशेंट नहीं था, बल्कि कई कत्ल कर चुका एक खूंखार मुजरिम था जिसे फांसी की सजा सुनाई जा चुकी थी। मुजरिम को क्रोमोसोम 24 का इंजेक्शन दिया गया और फिर उसी कुएं के जैसे चैम्बर में उतार दिया गया। करीबन 50 मिनट के बाद उसके शरीर में भयानक बदलाव होने लगे और वो दर्द से बुरी तरह चीखने चिल्लाने लगा। ये देखकर समांथा और बाकी लोगों के समझ में आ गया कि शायद यही वो मुजरिम था जो सबसे पहले क्रीचर में तब्दील हुआ था। हैवान बन जाने के बाद वो कुएं से बाहर निकल आया और लैब में मौजूद सारे साइंटिस्ट को मार डाला या फिर इन्फेक्टेड कर दिया। दूसरी तरफ जब खुदाई वाली साइट पर ड्यूक और किड पहुंचे तो वहां बस एक ही वैज्ञानिक की लाश पड़ी थी और दूसरी गायब थी। वहां पड़ी लाश पर ड्यूक और किड ने गोलियां दागकर उसे पूरी तरह खत्म कर दिया। फिर किड ने सार्ज को इन्फॉर्म कर दिया कि एक वैज्ञानिक की लाश गायब है। सार्ज और जॉन समांथा को वहीं छोड़कर उस साइंटिस्ट की तलाश में निकल गए। तभी पिंकी का कॉल आया कि कोई आर्क डोर को काटकर अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है। सार्ज समझ गया कि वही साइंटिस्ट है जो खुदाई वाली जगह से गायब होकर एक क्रीचर बन चुका है। सार्ज ने पिंकी से कहा, पिंकी ग्रेनेड का इस्तेमाल करो, वो आर्क तक नहीं पहुंचना चाहिए। इतना कहकर सार्ज और जॉन तेजी से आर्क की डोर की तरफ भागे। जब वे दोनों वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि आर्क का डोर कटा हुआ था। पिंकी वहां से भाग चुका था। वहां उस क्रीचर का कोई भी नामो निशान नहीं था। इसका सीधा मतलब था वो आर्क के रास्ते धरती के रिसर्च सेंटर में पहुंच चुका था। अब हालात पूरी तरह बेकाबू हो चुके थे। सार्ज और उसकी टीम तुरंत आर्क के रास्ते धरती के रिसर्च सेंटर पहुंचे। वहां का नजारा खौफनाक था। चारों तरफ बस लाशें बिछी थीं। उस हैवान ने भयानक तबाही मचाई थी। शायद ही कोई जिंदा वहां बचा था। ये देखकर सार्ज ने अपनी टीम को कड़ा हुक्म दिया, हम किसी भी कीमत पर यह इन्फेक्शन बाहर नहीं फैलने देंगे। वो शैतान इस बेस से निकलकर इंसानों के बीच नहीं पहुंचना चाहिए, इसलिए यहां जो भी दिखे उसे खत्म कर दो। हम धरती को खतरे में डालने का रिस्क नहीं ले सकते। सार्ज, ड्यूक और किड आगे बढ़ते हुए नीचे पड़ी हर लाश पर गोलियां बरसा रहे थे।
अगर कोई अधमरा या घायल भी था तो वे उसे बेदर्दी से मारते जा रहे थे। जॉन ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की। उसने समझाया कि जरूरी नहीं कि यहाँ हर कोई इन्फेक्टेड हो। इस तरह बेगुनाह लोगों की भी जान जा सकती थी। जो इन्फेक्टेड नहीं थे उन लोगों को उन्हें बचाकर निकालना चाहिए। लेकिन सार्ज के सिर पर खून सवार था। उसने जॉन की एक नहीं सुनी। ड्यूक एक पैसेज में आगे बढ़ता हुआ लाशों के ढेर में जिस पर भी शक होता उसे गोलियों से भूनता जा रहा था। तभी उसे पिंकी की आवाज सुनाई दी। वो डर के मारे उन्हीं लाशों के बीच छिपा हुआ था। ड्यूक उसे पकड़कर सार्ज के पास ले आया। भगौड़े पिंकी को अपने सामने देखते ही सार्ज गुस्से से आग बबूला हो गया। पिंकी ने गिड़गिड़ाते हुए कहा कि उसने क्रीचर को मारने की कोशिश की थी, पर क्रीचर ने उस पर हमला कर दिया, जिस वजह से उसे भागना पड़ा। लेकिन वो हैवान उसके पीछे पीछे यहाँ पहुंचा और तबाही मचा दी। तभी वहां किडा पहुंचा। उसने बताया कि एक चैम्बर में 20 लोग एकदम सही सलामत है और वे इन्फेक्टेड नहीं हैं। उन लोगों को उन्हें बचाना चाहिए। पर सार्ज ने किड को सख्त ऑर्डर दिए कि वो जाकर उन सभी लोगों को मार दे। इस बात पर सार्ज और किड में बहस छिड़ गई। किड ने उन बेकसूर और सही सलामत लोगों को जान से मारने से साफ मना कर दिया था। इस वजह से सार्ज का गुस्सा बेकाबू हो गया और उसने बिना एक पल गवाए किड को गोली मार दी। सार्ज की इस हरकत पर जॉन का खून खौल उठा और उसने वहीं बगावत कर दी। लेकिन तभी पीछे से उस क्रीचर ने पिंकी पर अचानक हमला कर दिया और उसे फुर्ती से अपने साथ घसीट ले गया। सब कुछ भूलकर जॉन और सार्ज नैनो वॉल पार करके उस क्रीचर के पीछे भागे। पर थोड़ा आगे जाते इन्फेक्टेड लोगों की भीड़ ने उन पर हमला कर दिया। मजबूरन जॉन, सार्ज और ड्यूक को पीछे हटना पड़ा। सार्ज ने वापस आकर नैनो वॉल को लॉक करने की कोशिश की, लेकिन उसका स्विच टूट गया, जिसके बाद नैनो वॉल झिलमिलाने लगी। वो एक पल के लिए ठोस दीवार बनती और दूसरे पल पानी की तरह आर पार जाने लायक हो जाती। इस खराबी की वजह से वे सारे इन्फेक्टेड लोग उनकी तरफ दीवार पार कर आने लगे। सार्ज और जॉन उन पर लगातार गोलियां बरसा रहे थे। तभी अचानक फर्श पर लगे वेंट की जाली से क्रीचर का हाथ बाहर निकला और उसने ड्यूक को एक झटके से नीचे खींच लिया। लोहे की जाली से ड्यूक का शरीर बुरी तरह कट गया और उसकी दर्दनाक मौत हो गई। इस अफरा तफरी में सार्ज और जॉन का ध्यान भटक गया। इसी मौके का फायदा उठाकर इन्फेक्टेड लोगों ने सार्ज को दबोच लिया और उसे घसीटते हुए नैनो वॉल की दूसरी तरफ ले गए। जॉन ने बौखलाकर उन इन्फेक्टेड लोगों पर गोलियां चलाई, पर तभी नैनो वॉल अचानक ठोस हो गई। एक गोली उस दीवार से टकराई और पलटकर सीधे जॉन को लग गई। घायल जॉन समांथा को लेकर रिसर्च सेंटर के एक चैम्बर में जाकर छिप गया। पर उन इन्फेक्टेड लोगों को अंदर घुसने में अब ज्यादा वक्त नहीं लगने वाला था। गोली से घायल हो चुके जॉन की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। समांथा समझ गई कि उसका भाई अब बस कुछ ही पलों का मेहमान है। उसकी जान बचाने का समांथा को बस एक ही रास्ता नजर आया। वो डॉक्टर कार्मैक की लैब से लाया हुआ क्रोमोसोम 24 का इंजेक्शन निकालकर तुरंत जॉन को लगाने लगी। ये देखकर जॉन ने उसे ऐसा करने से रोक दिया। वो नहीं चाहता था कि वो भी म्यूटेट होकर किसी हैवान में बदल जाए। समांथा ने उसे समझाते हुए कहा, ऐसा नहीं है जॉन, मैंने लैब में क्रीचर की जीभ पर कुछ टेस्ट किए थे। मैंने उस पर पोर्टमैन और डिस्ट्रॉयर का ब्रेन मैटर बारी बारी से डाला था। पोर्टमैन के ब्रेन मैटर पर जीभ ने रिएक्ट किया, जबकि डिस्ट्रॉयर के ब्रेन मैटर पर वो शांत रही। पोर्टमैन एक घटिया और मतलबी इंसान था, पर डिस्ट्रॉयर एक नेकदिल शख्स था। उस जीभ का पोर्टमैन के ब्रेन मैटर पर रिएक्ट करना इस बात की तरफ इशारा कर रहा था कि जीभ पोर्टमैन को क्रीचर बनाने के लिए चुन रही थी। शायद ये क्रोमोसोम बुरे लोगों को और बुरा बनाकर शैतान में बदल देता है और अच्छे लोगों को सुपर ह्यूमन बना देता है। तुम अच्छे हो, तुम कभी हैवान नहीं बनोगे, बल्कि तुम्हारी जान बच जाएगी और हो सकता है कि तुम में सुपर ह्यूमन ताकत आ जाए। और कोई रास्ता ना देख जॉन ने समांथा की बात मान ली, लेकिन उसने अपनी गन समांथा को देते हुए कहा, अगर वो हैवान में बदले तो वो बिना हिचक उसे गोली मार दे। समांथा ने फिर उसे इंजेक्शन लगा दिया, जिसके बाद जॉन की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। जॉन की जब आंख खोली तो उसने देखा चैम्बर तहस नहस हो चुका था। समांथा वहां से गायब थी। जॉन ने देखा उसके सारे घाव पूरी तरह भर चुके थे और उसे अपने शरीर में एक अलग ही ताकत महसूस हो रही थी। उसे तुरंत समांथा का ख्याल आया और वो उसे बचाने निकल पड़ा। अब तक वो जगह इन्फेक्टेड लोगों और क्रीचर से बुरी तरह भर चुकी थी। जॉन को देखकर वे उस पर टूट पड़े, लेकिन जॉन बिना रुके एक एक करके सबको मौत के घाट उतारता चला गया। ये सब उसके लिए बच्चों का खेल बन चुका था। थोड़ा आगे जाने पर जॉन एक हॉल में पहुंचा, जहां उसका सामना पिंकी से हुआ। पिंकी भी अब इन्फेक्टेड होकर एक अलग तरह की क्रिएचर में बदल चुका था। उसने जॉन पर जानलेवा हमला किया, पर जॉन ने उसे भी मौत की नींद सुला दी। हॉल पार करने के बाद जॉन को समांथा जमीन पर बेहोश पड़ी मिली। गनीमत थी कि उसके शरीर पर काटने का कोई निशान नहीं था। उसकी सांसें अभी भी चल रही थी। वो किसी तरह खुद को बचाते हुए वहां तक पहुंची थी। जॉन को जिंदा देखकर समांथा के चेहरे पर मुस्कान आ गई, पर जॉन ने उसे इशारे से चुप रहने को कहा, क्योंकि उसे खतरा महसूस हो रहा था। तभी वहां सार्ज आ धमका। सार्ज ने अब तक रिसर्च सेंटर में मौजूद सारे लोगों और क्रीचर्स को मौत के घाट उतार दिया था।
इनमें वो बेगुनाह लोग भी शामिल थे जो इन्फेक्टेड नहीं थे। तभी जॉन की नजर सार्ज की गर्दन पर गई, जहां काटने का गहरा निशान था, यानी सार्ज भी इन्फेक्टेड हो चुका था। बिना वक्त बर्बाद किए जॉन ने समांथा को लिफ्ट की तरफ जाने को कहा और समांथा किसी तरह खुद को घसीटते हुए लिफ्ट की ओर बढ़ने लगी। सार्ज समझ चुका था कि जॉन को उसके इन्फेक्शन के बारे में पता चल चुका है, अब वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। इसलिए उसने जॉन पर अपने बायो वेपन से फायर कर दिया, पर सुपर ह्यूमन ताकत आ जाने की वजह से जॉन उस हमले से आसानी से बच निकला। वो बायो वेपन का आखिरी राउंड था जो अब खाली हो चुका था और इधर जॉन की भी गोलियां खत्म हो गई थीं। सार्ज ने हथियार फेंककर जॉन को खाली हाथ लड़ने के लिए ललकारा। इन्फेक्टेड होने की वजह से उसका हैवान वाला रूप बाहर आने लगा था। जॉन और सार्ज आपस में भिड़ गए, जिसमें कोई किसी से हारता नहीं नजर आ रहा था। लेकिन ऐन वक्त पर जॉन ने आर्क पोर्टल को एक्टिवेट कर दिया। उसने जोरदार धक्का देकर सार्ज को उसमें धकेल दिया, जिससे वो सीधा वापस मंगल ग्रह पर जा गिरा। जॉन ने फुर्ती दिखाते हुए एक हैंड ग्रेनेड निकाला और उसे एक्टिव करके उसे भी पोर्टल में उछाल दिया। मार्स पर पहुंचकर सार्ज संभलने की कोशिश करता उससे पहले ही वो ग्रेनेड भी उसके पास आ गिरा। अगले ही पल एक जोरदार धमाका हुआ और सार्ज के चिथड़े उड़ गए। अब खतरा पूरी तरह टल चुका था। जॉन समांथा को लेकर उस अंडरग्राउंड रिसर्च फैसिलिटी से बाहर निकलने लगा। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो पर एक लाइक जरूर करें और ऐसी बेहतरीन फिल्म की कहानियों के लिए हमारे चैनल शॉर्ट फ्लिक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते एक और जबरदस्त कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।